तो आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस पूरे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वाले सेक्शन को वैसे तो एक लंबे वीडियो में, छोटे से लंबे वीडियो में कवर किया जा सकता था, बट इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में एक छोटा सा वैल्यू का डेरिवेशन है, जिस वैल्यू के डेरिवेशन को मैं जानती हूँ तुम लोग अभी नहीं कर पाओगे सॉल्व। इसका रीज़न सिंपली इतना है क्योंकि उसमें पीएच के कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहेंगे और आप लोगों ने 10th में पीएच की रेंज, कब एसिडिक कब बेसिक, इसके अलावा कभी कुछ पीएच के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए उस टॉपिक को अभी टच करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, पहले हम लोग पीएच कैलकुलेशन सीख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पार्ट 2 में वापस आ जाएंगे। बराबर है? ठीक है, तो आज हम लोग देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो पानी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बट इतनी सारी विशेषताएं तो हम पढ़ नहीं सकते ना। हम लोगों को तो अपना दिमाग कुछ उन टॉपिक्स पे लगाना होगा जिन टॉपिक्स की हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीड है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ये है कि पानी आपके नेचर में कैसा होता है, एम्फोट्रिक या फिर एम्फीप्रोटिक होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। What do you mean by this term एम्फोट्रिक या फिर एम्फीप्रोटिक? तो एम्फोट्रिक या एम्फीप्रोटिक हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कहते हैं जो कि एक्ट करती है एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस। ठीक है, ये इस तरीके से जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, मतलब एसिड के जैसे भी बिहेव करे और बेस के जैसे भी बिहेव करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एम्फीप्रोटिक। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? According to Arrhenius? No, according to Bronsted-Lowry concept। यानी कि ऐसी स्पीशीज जो अपने अंदर H+ आयंस डोनेट करने की एबिलिटी भी रखती है और समय आने पर अपने अंदर H+ आयंस को वो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एम्फोट्रिक। तो पानी को अगर मैं एम्फोट्रिक कह रही हूँ या पानी को अगर मैं एम्फीप्रोटिक कह रही हूँ, तो ये एम्फोट्रिक या एम्फीप्रोटिक वर्ड पानी के लिए जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो इसीलिए इतने स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं मान लेते हैं अरहेनियस थ्योरी के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो अरहेनियस थ्योरी के रिस्पेक्ट में आप लोगों का जो पानी है वो H+ भी देता है, OH- भी देता है, दोनों चीज़ें देता है। तो उसको कई लोग ऐसे पढ़ा देते हैं कि पानी न्यूट्रल है, तो उसके वो गलत है। ठीक है, अच्छा, अगर लेकिन मैं लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर मैं लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, लेविस का कंसेप्ट क्या होता है? कोई भी स्पीशीज़, ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है बताओ, एक्सेप्ट करती है, दैट विल बी एक्ट एज एन एसिड। और लेकिन जो पानी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। पानी क्या करता है, अपने लोन पेयर्स देता है। तो क्योंकि पानी अपने लोन पेयर्स क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से पानी लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक अच्छा खासा बेस है। ठीक है, तो H2O इज टेकन एज ए बेस। तो तुम ये सोचो, दो अलग अलग थ्योरीज और उन दो अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से एक कह रहा है कि वो पानी एम्फोट्रिक है और एक कह रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा एक बेस है। तो देयरफॉर ये उसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए जी के फैक्ट के नाम पे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मान लेते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब समझते हो ना, जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते, है ना। बराबर, पानी अपने आप जो ऊपर आसमान से टपकता है बारिश में, वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है। आपको डिस्टिलेशन करनी पड़ती है पानी की, डिस्टिल वाटर आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो डिस्टिल वाटर होता है, उस डिस्टिल वाटर के अंदर में अगर आप H+ आयंस और अगर OH- आयंस की कंसंट्रेशन देखोगे तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 वैसे तो ना मोल कंसेप्ट करके एक टॉपिक था आप लोगों को एक गुजरे ज़माने में। तो वो जो मोल कंसेप्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने को कही जाती थी, राइट। उसमें क्या कैलकुलेट करने को कही जाती थी, मोलैरिटी। तो यहाँ पर हम लोगों को भी क्या करनी है, मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन किसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, आपके प्योर वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
अब होता कैसा है कि हम लोगों को बोल तो देते हैं कि जाओ जाके प्योर वाटर की, यानी कि वही आपके डिस्टिल वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करो, तो तुम उसमें हो जाते हो कंफ्यूज कि अरे हम प्योर वाटर की मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अरे मैडम, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए तो आपको सॉल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए, है ना, आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए सोल्यूशन का, तभी तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तो वाटर में आप कुछ डिजॉल्व ही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं डिजॉल्व कर रही हूँ? क्योंकि मैं प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, है ना। मैं किसकी बात कर रही हूँ बोलो? प्योर वाटर की। तो जो प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर में क्योंकि मैं कुछ डिजॉल्व ही नहीं कर रही, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फिर इसकी मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप ये मानकर चलिए कि सॉल्यूट भी आपका वाटर है, सॉल्वेंट भी आपका वाटर है, और उनके मिक्सचर से बनी हुई चीज वो भी आपका वाटर है, यानी कि सोल्यूशन भी वाटर है। यहाँ पे मम्मी भी वाटर है, पप्पा भी वाटर है, सब वाटर ही वाटर है। तो ऐसे केस में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसकी अप्रोच क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास बहुत बड़ी हिंट होती है कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, आप लोगों के प्योर वाटर की, ठीक है, वो प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी ली जाती है आपकी 1 ग्राम पर ml। ठीक है, इतना समझ में आता है, ये तो पता ही है यार सबको, 1 ग्राम पर ml प्योर वाटर की डेंसिटी है। अब ऐसे में जस्ट अज्यूम करो कि मैंने इस क्वेश्चन में अज्यूम किया कि जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम मैं अज्यूम कर रही हूँ 1 लीटर। कितना अज्यूम कर रही हूँ मैं? उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर। तो ऐसे में अगर मैं उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम करूंगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस ऊपर डेंसिटी वाले कंसेप्ट को देखकर कि अगर 1 ml था तो पानी का वेट था 1 बराबर, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर लेती हूँ, तो ऐसे केस में जो हम लोग वेट ले रहे हैं किसका? वाटर का, ठीक है, ऑब्वियसली वही सॉल्यूट भी है, वही मेरा सॉल्वेंट भी है, तो वेट ऑफ वाटर वो कितना रहा होगा? 1000 ग्राम, या फिर कह लो 1 kg। तभी तो डेंसिटी 1 kg पर लीटर आएगी ना आपकी। अब अगर किसी ने कहा कि आपको मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, जो कि कितना हो जाएगा? वेट ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब आपको अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1000 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय 1। तो अब ये मोलैरिटी निकल के आती है कितनी? 55.55। ठीक है, ये आ गया आपका। कई बार तो ये क्वेश्चन ना पेपरों में डायरेक्ट पूछा गया है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बल्कि ये तो इतना रटा रटाया आंसर है कि दुनिया में हर किसी को याद होता है, कोई भी इसको कैलकुलेट नहीं करता, सीधा उठा के टिक मार देता है 55.55। लेकिन वो 55.55 आया कैसे, ही हमने वो चीज़ देख ली। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 वाटर की, कि जो आपका क्या कहते हैं पानी होता है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी कितनी होती है आपकी पानी की, प्योर पानी की, डिस्टिल वाटर की 55.55 मोलर। अब आते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी पे, जो आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपका जो वाटर होता है, इस वाटर का मुझे करवाना है ऑटो आयनाइजेशन। क्या करवाना है हमें? यहाँ पे पानी को ऑटो आयनाइजेशन करवाना है वाटर का, ठीक है, ये काम करवाना है। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर? देखो, ऑटो मीन्स सेल्फ, और आयोनाइज मतलब तो तुम जानते ही हो, टूटना। तो वाटर खुद टूट जाता है, ये इस स्टेटमेंट का साफ साफ अर्थ है, ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का साफ साफ अर्थ है। और सिर्फ वाटर नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे आप लोगों के सॉल्वेंट होते हैं जो ऑटो आयोनाइज होने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं, जैसे कि अमोनिया भी ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है। तो मैं सिर्फ वाटर को ले रही हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पूरे चैप्टर भर में जो मेजर सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या है? आप लोगों का वाटर है। इसीलिए हम लोग ऑटो आयनाइजेशन किसका पढ़ रहे हैं? वाटर का पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो जैसे अगर आपके पास पानी है, तो आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि पानी आप लोगों का एक वीक एसिड के जैसे भी बिहेव कर सकता है और एक वीक बेस के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होगा क्या कि वो तुरंत डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और ये OH निगेटिव है। इतना तो हमें समझ में आता है। अब सोचो, ये इस तरीके से मेरा पानी डिसोशिएट हो गया, उसने H+ आयंस भी दिए और उसने OH निगेटिव आयंस भी दिए।
अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे कि यस, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और अगर ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो क्या मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिख सकती हूँ? आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लिखना सीखा होगा, याद आ रहा है? एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तुम लोगों ने ये के का एक्सप्रेशन लिखना सीखा है। अब चाहे तुम केमिकल इक्विलिब्रियम से बड़े होकर अब भले आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्यों ना आ गए हो, लेकिन लिखने का तरीका देखो वही है, तरीका थोड़ी ना बदलता है किसी भी चीज़ का। तो बताओ क्या हो जाएगा इसकी के की वैल्यू? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? H2O। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? हाँ, बिल्कुल जा रही है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, मैडम हम यहाँ पे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि H2O को अगर लेफ्ट यानी कि रिएक्टेंट साइड में अगर दिख जाए तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर किसी भी प्योर सॉलिड या किसी भी प्योर लिक्विड को हम इग्नोर कर देते हैं। आई डू एग्री, मैंने ऐसा कहा था। और हमने ये भी कहा था कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको क्या कर लेते हैं? यूनिटी मान लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए उस H2O की कंसंट्रेशन या फिर उस प्योर लिक्विड या उस प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम लोग कितना कर लेते हैं? आप लोगों का 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 आता नहीं है, हम लोग 1 मान लेते हैं। सुनाई आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 1 मान लेते हैं। 1 मान लेने में और 1 आने में डिफरेंस है ना। जैसे तुम्हें सपने आते हैं कि किसी एग्जाम में तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया, सपने आने में और हकीकत होने में डिफरेंस है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी चाहे तुम इस H2 की कंसंट्रेशन को 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 9 लाख लो, 10 लाख लो, 15 लाख लो, 15 करोड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही ना। ठीक है तो आखिर वो एक कांस्टेंट ही ना। भले लॉ ऑफ एक्टिव मास में हम लोगों ने इसको कहा था मास एक्शन में कि नहीं हम इन सारी चीज़ों को एक मानेंगे, एक, बट हम एक मानते हैं, एक आता नहीं है, एक हम मानते हैं। तो भले ही तुम कुछ भी मानो, लेकिन आखिर एक फैक्ट जो कभी नहीं बदलेगा वो ये फैक्ट है कि ये चीज़ रहेगी कांस्टेंट, ये चीज़ रहेगी कांस्टेंट। और इन रियलिटी इस चीज़ की वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O की वैल्यू है 55.55। बट जो आप लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये पगला लॉ ऑफ मास एक्शन, उस वक्त हमने कहा था यार ये एक्चुअल वैल्यू कौन किसकी फालतू निकालो, इससे अच्छा एक काम करो, इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को आप कितना ले लो? 1 ले लो। बट आखिर 1 लो या 55.55 लो, रहेगी तो चीज़ कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट चीज़ से एक्सप्रेशन को फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए हम उसको क्या कर देते थे? इग्नोर कर देते थे। तो अभी भी हम क्या करते हैं? अब देखो के इक्विलिब्रियम, अब इतना केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो और अगर तुम्हें ये अभी भी नहीं समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होती है, या फिर आप जिस तरीके से रिएक्शन को लिखते हो उस रिएक्शन को लिखने के तरीके की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज के आप लोगों का अगर आप सारे पैरामीटर्स को फिक्स कर दो तो ये के इक्विलिब्रियम भी आप लोगों का क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट ही है। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ के इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ H2O भी आप लोगों की एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो देयरफॉर कि के इक्विलिब्रियम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। कुछ भी मैंने हाई फंटूस चीज नहीं लिखी है, सब कुछ एकदम बेसिक मैथ्स है। अब सोचो 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, बोलो क्या आया? 6। क्या 6 भी एक कांस्टेंट है? कोई सिंपल सा लॉजिक है, आप 2 कांस्टेंट्स को ऐड करो तो भी वो एक कांस्टेंट ही बनेगा, 2 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसे में अगर के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है और H2O एक कांस्टेंट है,
तो दो दो कॉन्स्टेंट्स को लिखने में ना हमारे हाथ दुखते हैं, दो दो कॉन्स्टेंट्स को लिखने में ना हमारे हाथ दुखते हैं। तो हम जो आलसी लोग हैं, हम ये आलसी लोग एक काम करते हैं, कुछ अजम्पशन करते हैं, वी अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम करते हैं कि के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये बराबर होगा किस चीज के, KW के। मतलब हमने क्या किया, जैसे कोई गधे समान आपको अपने मैथ्स के पेपर में ऐसा लिखता दिख रहा है हर स्टेप में 2 × 3 2 × 3 2 × 3 2 × 3, तो तुम उसको चीख के नहीं बोलोगे 2 × 3 2 × 3 बार बार क्यों लिख रहे हो भाई, डायरेक्ट 6 लिखो ना उसकी जगह। तो हम भी वही कर रहे हैं, दो कॉन्स्टेंट्स लिखना पड़ता था हमें मजबूरी में बार बार, तो हम इस आदत से थक गए, यार बार बार कांस्टेंट लिखना पड़ रहा है। तो हमने क्या कहा, उन दोनों कांस्टेंट्स को हटाओ और उन दोनों कांस्टेंट्स के बदले में आप एक नया कांस्टेंट लिख दो। ठीक है, मतलब दो को लिखने के बदले में एक, दो को लिखने के बजाय एक, जहां पे KW किस चीज को इंडिकेट करेगा, KW इस चीज को इंडिकेट करेगा, K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय H2O। ठीक है, और जैसे ही मैं यहां से पुट करूंगी इस चीज को ऊपर इक्वेशन में, तो यहां से KW आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि व्हाट इज KW। KW किसी भी वीक एसिड का मतलब प्रोडक्ट होता है उसके एसिडिक और उसके बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशंस का, दिस इज नोन एज KW। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई लोगों को लगता है कि KW और K इक्विलिब्रियम सेम है। डू यू थिंक, तुम इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देख के तुम्हें लगता है कि K इक्विलिब्रियम और KW सेम है? हो ही नहीं सकते, क्योंकि पानी की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है अगर मैं उसको 1 नहीं मानूं तो वो 55.55 है। तो ऐसे में दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि KW और आपका जो K इक्विलिब्रियम है ये दोनों दो अलग अलग चीजें, ये दोनों दो सेम चीजें नहीं है, बराबर है, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने कुछ कैलकुलेशंस की, उन कैलकुलेशन से हमने ऐसा ये पाया कि जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आप मान लो एक कमरे में हो, उस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता क्या है, आप जब इस KW की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये KW की वैल्यू निकल के आती है 10⁻⁻14। ध्यान से सुनेंगे मेरी बकबक, मैंने ये नहीं कहा कि KW की वैल्यू जन्म जन्म के लिए चाहे कुछ भी हो जाए 10⁻⁻14 रहेगी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू इतनी आती है लगभग। कैसे आती है वो हम लोग बाद में जब pH वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त ये चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस जैसा वर्ड दिखे तो अपनी दिमाग की घंटी दौड़ा लेना और ये याद रखना कि अच्छा KW यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻14। अब एक स्मार्ट इंसान को तुरंत डाउट आएगा कि अच्छा KW की वैल्यू 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ठीक है, लेकिन 26 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? मैं बोलूँगी भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं निकाल सकती। वो बोलेगा 6 डिग्री पे कितनी होगी? मैं नहीं निकाल सकती। मैं क्यों निकालूँ, पागल हूँ क्या मैं? मुझे नीड नहीं है इतने अलग अलग टेम्परेचर्स में निकालने की, उनको याद रखने की। तो मुझसे पूछेगा अरे जनरल तो बता दो, कुछ तो बता दो, बढ़ेगी घटेगी, है ना। जैसे हम नहीं बोलते कि अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आपने अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसी बातचीत करते हैं ना हम लोग, याद आ रही हो बातचीत? हाँ करते तो हैं। तो ऐसे में अगर किसी ने तुमसे वही सेम क्वेश्चन पूछा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू घट जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? क्या समझूं मैं? तो तुक्के नहीं मार सकते, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कैसे देंगे देखो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, सब टॉपिक हमारा ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW। ठीक है, KW पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ये हम लोगों का नेक्स्ट सब टॉपिक। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है।
तुम जानते हो हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन का आज का रिएक्शन क्या है। H प्लस प्लस OH निगेटिव ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, आपके H2O के साथ। ओ मैंने रिएक्शन आई थिंक उल्टी लिख दी यार। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ ऐसे है, आपके पास H2O है जो कि डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और ये अपने आयंस क्रिएट करता है। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से सुनना। अब इस रिएक्शन को ना मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से मैग्नीफाई करके बता रही हूँ। अगर आपके पास ये रिएक्शन ऐसी लिखी होती, H2O फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है, और आप लोगों के पास मान लेते हैं एक रिएक्शन ऐसी लिखी होती कि H2O और ये इस तरीके से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में पहले तो ये डिफरेंस है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। इतना तो जाता है तुम्हारे दिमाग में, इतने गधे तो हो नहीं कि ये बातचीत समझ में नहीं पा रहे हो मेरी। अच्छा ठीक है, फिर अब मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट H प्लस कोई और नहीं बल्कि कौन है, एसिड, ठीक है। अच्छा, और ये OH निगेटिव कोई और नहीं बल्कि कौन है, आप लोगों का बेस। तो जब जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, आप लोगों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि क्या मैं तुमको ये चीज़ कह सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें ये बात कह सकती हूँ कि यहाँ से अगर यहाँ आना चाह रहे हो तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, और अगर यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हो तो वो क्या है, आप लोगों की रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या है वो? अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यही वर्ड याद आ रहा था तो वही बोल दिए, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब खुद अपने छोटे से दिमाग से पूछो कि जो ये रिएक्शन होती है आप लोगों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है का मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि आप लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वो ये कि जब जब आप किसी भी एसिड या किसी भी बेस को मिक्स करोगे और उनके मिक्सिंग की वजह से अगर सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी कि इनडायरेक्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होगी, तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो खुद एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खुद एक कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि जब आपको ये इस डायरेक्शन में आना है तो ये रिएक्शन कैसी है? एक्सो। अब सोचो, जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहे हो तो रिएक्शन एक्सो है, तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे होगे मतलब ये वाली रिएक्शन कौन सी है? एंडो। समझ रहे हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसी है? एंडो, और बैकवर्ड में कैसी है? एक्सो। तो मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया है, मैंने उस चीज को पहले सोचा कि अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन थी और न्यूट्रलाइजेशन तो एक्सो होती हैं, और अगर एक्सो होती है तो ऑब्वियसली उसकी रिवर्स प्रोसेस तो रिवर्स यानी कि एंडो ही होगी। तो इससे मुझको पहले तो ये समझ में आ गया है कि अगर तुम चाहते हो कि आपका H2O लिक्विड डिसोशिएट होके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाए, तो ये रिएक्शन आप लोगों की स्पेसिफिकली कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अभी अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़कर आ रहे हो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम बताओ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियस प्रिंसिपल LCP, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, और वो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन एंडो है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन को देखकर बताओ, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मोर आयंस बनेंगे। ज़्यादा आयंस का मतलब क्या होता है? मोर डिसोशिएशन होगा। बस, क्या ये बात मेरी समझ में आई तुम्हें? क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो इससे क्या समझ में आया? ज़्यादा प्रोडक्ट बना, ज़्यादा आयंस बने, तो ज़्यादा आयंस का मतलब उनके आयंस की कंसंट्रेशन भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। अब सोचो कितनी सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि जब भी एक टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, उसका टूटना इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा पानी टूटता है, ज़्यादा पानी टूटता है। कैसे पता मुझे कि ज़्यादा पानी टूटता है? ये देखो मैंने लिखा है, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब अल्फ़ा, जिसको आप चाहो तो DOD DOI जो बोलना है बोलो, अल्फ़ा भी इंक्रीज हो जाता है। अब जब ज़्यादा पानी टूटेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है ना। और अगर आप लोगों ने मान लेते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ऐसे में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अब सोचो KW क्या है? हमने ऊपर लिखा है KW किस बला को कहते हैं? H+ OH नेगेटिव के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर H+ और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 तो बोलो KW कितना आएगा? 4। मैंने जस्ट अज्यूम किया, मैं अपने टेम्परेचर को 35 पे ले गई। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये तो फैक्ट है ना, ये तो हमने अभी सीख लिया ली चार्टिलिया से। तो H+ बढ़ गया, मान लो 5 हो गया, OH नेगेटिव भी बढ़ गया, मान लो वो भी 5 हो गया। तो अब जब उन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे KW निकालने के लिए, नया KW निकालने के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस का KW निकालने के लिए, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि देयरफॉर आपका KW भी बढ़ेगा। ठीक है, KW भी बढ़ेगा। तो इसे एक नोट अपने छोटे से ब्रेन के अंदर फिट करके रख लो कि KW का और आपके टेम्परेचर का कैसा रिलेशनशिप चलता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि रिएक्शन एंडो होगी कि एक्सो होगी, क्योंकि हमेशा पानी के टूटने वाली रिएक्शन आपकी एंडो ही होगी, और KW हमेशा टूटने वाली रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन होता है, कभी जुड़ने वालों के लिए नहीं होता। ठीक है, तो KW विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम गिवन टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो KW बढ़ेगा, अगर गिवन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आओगे तो KW गिवन वाली वैल्यू से भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस चीज का सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में? बोलेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू है X, तो बताओ 39 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू कितनी होगी? मुझे नहीं पता भाई कितनी होगी, ना ही मुझे निकालने में इंटरेस्ट है। जितनी भी होगी X से तो ज्यादा होगी। क्यों X से ज्यादा होगी? क्योंकि KW टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। अगर 25 पे X है तो 39 पे तो जरूर X से बड़ा होगा ही होगा। तो उसमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई ऑप्शन छोटा दिया होगा, कोई इक्वल दिया होगा, कोई बड़ा दिया होगा, कोई नन दिया होगा, कोई कुछ दिया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट याद रखना एक ही पॉइंट, KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब तुम लोग याद वाद तो रखते नहीं हो, भूल जाते हो, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये वाला तुम्हारा हिसाब किताब चलता है। याद रखो तो पढ़ने में भी मजा आए, पढ़ाने में भी आए। वो देखो कल के पेपर में भी तुम वो टेम्परेचर वाले इसमें फिर बंदा के समान गुलाटी मार गए, उसमें भी तुमने गड़बड़ कर दी यार। गजब ही छो तुम सबके सब, एकदम खतरनाक। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो आयनाइजेशन। तो ऑटो आयनाइजेशन हुआ क्या? अगर किसी ने पूछा कि नहीं हमको ऑटो आयनाइजेशन नहीं समझा, समझाओ, तो उसको ये बोलना कि देख ऑटो आयनाइजेशन कुछ ही नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट जो कि आपका एसिड के जैसे भी टूट सकता है और बेस के पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, बस उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा वाटर का ही लिखो। ठीक है, आप ऑटो आयनाइजेशन और भी स्पीशीज़ का लिख सकते हो, ऑफ अमोनिया, इसका भी लिखना पाना, मतलब ये भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव, और ये एक हो जाएगा NH2 नेगेटिव। ऐसे ये भी आप लिख सकते हो। बैलेंसिंग कर लेना, चलो कर ही देते हैं, तो बाद में बोलोगे बैलेंस नहीं किया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इसका भी ऑटो आयनाइजेशन पॉसिबल है। मतलब बहुत सारी वीक स्पीशीज होती हैं जिन लोगों का ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। ठीक है, उन लोगों का क्या होता है? ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है? पॉसिबल हो जाता है।
लेकिन इसमें हम लोग क्या उन सारी स्पीशीज को पढ़ेंगे क्या? नहीं, हम सारी स्पीशीज को नहीं पढ़ेंगे। हम उनमें से सिर्फ एक ही स्पीशीज का ऑटो आयनाइजेशन पढ़े हैं, वो भी किसका पढ़े हैं? वाटर का पढ़े हैं। बस खत्म। ठीक है, मैंने कुछ स्पीशीज का ऑटो आयनाइजेशन तुमको लिखवा दिया है, ये ओवर राइटिंग हो गई, इसको ठीक कर लो। ठीक है, इनमें से कुछ स्पीशीज का ऑटो आयनाइजेशन तुमको लिखवा दिया, खत्म हो गई बात। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद नोट नंबर 3, ये जो आपका KW होता है ना, ये KW बोलो क्या है? ये KW H पॉजिटिव और OH निगेटिव के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। यही KW आपके K इक्विलिब्रियम और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। और इसी KW को हम लोग कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे क्या कहा जाता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी कि व्हाट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? KW। व्हाट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? KW। और इस KW की जो मैं बात कर रही हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 आई, ये स्ट्रिक्टली प्योर वाटर के लिए बोला जा रहा है। ये स्ट्रिक्टली किसके लिए बोला जा रहा है? इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आयन मिलावटी उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, पूरे तरीके से आप लोगों के किसके लिए बोला जा रहा है? प्योर वाटर के लिए। तो ये था ऑटो आयनाइजेशन। इस ऑटो आयनाइजेशन से हमने क्या सीखा? इस ऑटो आयनाइजेशन से हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से आयोनिक प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके अलावा हमने ये सीखा कि किस तरीके से पानी का टूटना एंडो है कि एक्सो है लॉजिकली, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने का उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सब। ठीक है, बस खत्म। ये हम लोगों की ऑटो आयनाइजेशन को लेकर बातचीत थी। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने से KW पे क्या असर पड़ता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से पानी की टोटल अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली? 4। ठीक है, पानी की हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली? 4। अब एक 5वीं प्रॉपर्टी भी होती है पानी की। अब देखो, उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए तुम्हें बेसिक जानकारी होनी चाहिए pH के बारे में। अब वो तुम्हें बेसिक जानकारी नहीं है, अब ऐसे में क्या करें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का फालतू के यार पार्ट 2 कौन बनाए, अभी पूरा समझा लो। और उसके बाद जब आप आगे की क्लासेस में, प्रोबेबली परसों की क्लासेस से जब आप pH पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, फॉर डिस्टिल्ड वाटर, जब भी मैं प्योर वाटर जैसे किसी शब्द का प्रयोग करूंगी तो आप ये समझ जाइएगा हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसकी? डिस्टिल्ड वाटर की। तो फॉर डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये पूरी दुनिया जानती है कि KW कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। पूरी दुनिया जानती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। साथ ही साथ पूरी दुनिया ये भी जानती है कि फॉर डिस्टिल्ड वाटर हमेशा हमेशा H+ आयन और हमेशा OH- आयन, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तभी तो एज अ होल वो वाटर न्यूट्रल रहेगा ना। ठीक है, अच्छा, नेचर में नहीं, ऐसे हम एसिडिक और बेसिक उसके पीने के स्तर बोल रही हूँ, तो ये भी पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, और उसके हमें ये बात ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं? कि आप लोगों का जो KW होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- का मल्टीप्लिकेशन है। अब सोचो, मैं इस क्वेश्चन को 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रही हूँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू को क्या पुट किया जा सकता है? 10⁻⁻14। और H+ की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन तो ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो तुम्हें मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है? X। तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁷। तो यानी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने ये सीखा कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- जो कि दोनों इक्वल थी, और इन दोनों इक्वल चीज़ों की वैल्यू है 10⁻⁷। कितनी है इन दोनों की वैल्यू? 10⁻⁷। यानी कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एट 25 डिग्री सेल्सियस? What is the concentration of H+ at 25 degrees Celsius? 10⁻⁷. 10⁻⁷. What is the concentration of OH- at 25 degrees Celsius? 10⁻⁷. बराबर बराबर। अच्छा, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। 25 डिग्री सेल्सियस पे
H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब ध्यान से सुनो प्रवचन, ये चीज इस पॉइंट पे हो सकता है तुमको समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन आगे जाके समझ में आएगी जरूर, ठीक है, आगे जाके जरूर समझ में आएगी। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इस चीज को तोड़ रही हूं दो पार्ट्स में। मतलब ये जो पॉइंट नंबर क्या पढ़ रहे थे हम 5, इस पॉइंट नंबर 5 में हमने यहां तक कैलकुलेशंस की। अब इसी कैलकुलेशंस के आगे हमको दो डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है। उन दो डिफरेंट कैलकुलेशन से दो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। सोचो, अभी ध्यान से सोचो, अगर किसी ने पूछा 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो तुमने उसको कहा 10⁻⁻7। कैसे आया ये ऊपर लिखा है। OH नेगेटिव आयंस की 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेशन क्या है, तुमने बोला 10⁻⁻7। कैसे आया, ऊपर लिखा है। अब तुम्हें किसी ने ये कह दिया कि एक बात बताओ कि इमेजिन करिए अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपके पास, ठीक है ठीक है, आपके पास जो H प्लस आयंस है उनका pH कितना हुआ, तुम बोलोगे कंसंट्रेशन तक तो बात समझ में आई थी, pH में कैसे निकालूं। तो देखो pH का ना एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है जो आप आगे सीखोगे, -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मतलब pH निकालना चाह रहे हो तो जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव बेस 10 वाला लॉगरिथम। अगर POH निकालना चाह रहे हो तो -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यानी कि तुम H प्लस और OH नेगेटिव की 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना pH होगा ये बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बताओ pH कैलकुलेट करना है, बोलो क्या हो जाएगा, -log⁻10 10⁻⁻7। बेसिक प्रॉपर्टीज तो आती है ना लॉग की, तो यहां से आंसर आ गया 7। यानी कि pH आप लोगों के H प्लस आयंस का 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 7। वैसे ही अगर किसी ने तुम्हें POH भी पूछा, ठीक है, OH निगेटिव आयंस का, तो वो भी बोलो कितना होगा, 7। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों के H प्लस आयंस और OH निगेटिव आयंस दोनों का जो pH होता है वो pH कितना होता है, 7 और 7 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 और 7 होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है हमें, जो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गड़बड़ लग रहा है कि अरे ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों ने क्या किया, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में पहले सिर्फ पानी था, ओनली वाटर, ओनली वाटर। क्या ये बात समझते हो, ओनली वाटर। फिर आपने क्या किया, कंटेनर में कहा कि मैं इसमें HCl ऐड करूंगा। क्या ऐड करोगे, HCl ऐड करोगे। तो अब जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर में अभी पानी भी मौजूद है और प्लस अब HCl भी मौजूद है। जब आपके कंटेनर में सिर्फ पानी हुआ करता था तब वहां पे दो प्रकार के आयंस होते थे, पानी की वजह से एक H पॉजिटिव और पानी की वजह से दूसरा आपका OH नेगेटिव। अब क्योंकि मैं उसमें एसिड ऐड कर रही हूं तो अब कंटेनर के अंदर में टोटल 4 प्रकार के आयंस होंगे। पानी की वजह से H पॉजिटिव, पानी की वजह से OH नेगेटिव, एसिड की वजह से H पॉजिटिव और एसिड की वजह से Cl नेगेटिव। यानी कि अब कंटेनर में कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ अब H प्लस टोटल कितनी कंसंट्रेशन है, तो अब आपके पास कंटेनर में H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन 2 लोगों की वजह से होगी, एक पहले से मौजूद पानी की वजह से और एक नए नए आए हुए एसिड की वजह से। क्या ये बात जारी भेजे में, नए नए आए, वो लिख लेना, वो एसिड है, लिख नहीं रहा है बट वो एसिड है, लिख लेना। नए नए आए हुए किसकी वजह से, एसिड की वजह से। नए नए आए हुए किसकी वजह से, एसिड की वजह से। क्या ये बात जारी दिमाग में। अच्छा, अब पानी की कंसंट्रेशन बोलो कितनी होती है,
25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7। कैसे पता? ये देखो ऊपर निकाले हैं। लेकिन अब जो तुमने एसिड डाला है उस एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? हाँ, उस एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? तो क्वेश्चन वाला देगा, ठीक है, क्वेश्चन वाला आपको देगा उस एसिड की कंसंट्रेशन क्या करेगा, आपको देगा कि आपने कितने कंसंट्रेशन का एसिड वहां पे क्या है डाला है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन वाले ने मुझको दिया हुआ है कि 10⁻⁻7 मोलर वाला एसिड ऐड करो, ऐसा क्वेश्चन वाले ने मुझको दिया है। देखो ये पार्ट आपको हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार देख के मे भी समझ में आए, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस पार्ट से रिलेटेड वैल्यूज चेंज करके न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसी वैल्यूज चेंज कर दी जाती है, ठीक है ना। चलो अब मान लेते किसी ने तुमसे पूछा, अब बताओ, तो अब सोचो आपने एसिड कौन सा लिया है, HCl। HCl को अगर मैं डिसोशिएट करूँ H+ और कौन से इसमें Cl नेगेटिव में, तो अगर एट T=0 आप लोगों के पास, अच्छा HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो तो इक्विलिब्रियम पे होगा नहीं, वो तो वन वे है बस। T=0 पे HCl दिया है 10⁻⁻7 और ये दोनों 0 0। बट जब रिएक्शन एंड में आ जाएगी, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो HCl 0 हो जाएगा और उसकी वजह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻7। अब किसी ने तुमसे ये पूछा है कि H पॉजिटिव बोलो कितने हैं, उसने पूछा बताओ एसिड की वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप बोलोगे कि एसिड की वजह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। अगर आपके टीचर ने यहाँ पर 10⁻⁻11 वाला मोलर वाला एसिड लिया तो वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इस बार दोनों सेम सेम वाले लिए हैं, मतलब जितनी 25 डिग्री सेल्सियस से पानी की कंसंट्रेशन आती थी ना, उतनी ही कंसंट्रेशन का भी एसिड मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 2 × 10 की पावर में आपका कितना, -7, ठीक है, 2 × 10 की पावर -7। तो ये टोटल कंसंट्रेशन है, ये क्या है, टोटल कंसंट्रेशन है। अब अगर कोई पूछेगा इस टोटल कंसंट्रेशन की वजह से अब टोटल पीएच बोलो कितना है, अब इसकी वजह से टोटल पीएच कितना है, टोटल पीएच कितना है, आप बोलोगे -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, टोटल वाली रखो तो पीएच भी आपको टोटल वाला ही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया 2 × 10 की पावर -7। अब यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, log A × log AB वाली प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो पूरी कैलकुलेशंस कर ली और इस कैलकुलेशंस का देखो मुझको तो आंसर हटा हुआ है, तुम चाहो तो कर सकते हो, 6.6989 ये निकल के आता है। तो इससे हमको क्या दिखता है कि अरे वाह, हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया, बराबर, इसमें तो हमने सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ऊपर में मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है? जो जो हमें कैलकुलेट करने को बोला था, क्या हमने वो कैलकुलेट किया? हाँ, हमने वो सब तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस पूरे पार्ट में एक बहुत छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। हमें एक बहुत छोटी सी माइन्यूट सी क्या की है, मिस्टेक कर दी है, बहुत, कैलकुलेशन में कुछ नहीं की है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं की है। बताओ, हमने कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। ये जो हमने वर्ड लिखा है ना कि हम कंटेनर में HCl ऐड करेंगे, हमने जो ये वर्ड लिखा है ना कि हम कंटेनर में HCl ऐड करेंगे, इस वर्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको लिखना है। हम क्या लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे। जब आप HCl ऐड कर रहे हो, जब आप HCl ऐड कर रहे हो, इसका यही मतलब होता है ना कि आप H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, कि कुछ और होता है? नहीं, यही होता है। अब अपनी ऊपर की रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में तो ऑलरेडी H+ था, है ना। हाँ, रिएक्शन में तो यार पहले ही H+ था, मैं पूरा फ्लो चार्ट बना रही हूँ। रिएक्शन के पास ऑलरेडी H+ था, ऑलरेडी H+ था, और ऊपर से आप और H+ डाल रहे हो, तो इन दोनों का मतलब यही होता है, इन दोनों बातचीत का मतलब यही होता है कि आप H+ को, यानी कि रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हो, और इंक्रीज कर रहे हो। और अभी अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को हम पढ़कर आए हैं और हमने ये चीज़ सीखी है कुछ, तो बताओ बताओ, हमने कुछ तो एक मेथड सीखी है, अभी हमने कुछ तो एक चीज़
सीखी थी लास्ट ईयर कह रही हूँ, लास्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चार्टिलियर प्रिंसिपल में, ये कि अभी क्योंकि आपने पानी में HCl ऐड किया तो आपके HCl ऐड करने की वजह से हम H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अब H+ आयंस सॉरी प्रोडक्ट में है, ये तो आप लोगों के कहाँ है, प्रोडक्ट में है। H+ आयंस तो आपके पास प्रोडक्ट में है। अब प्रोडक्ट की जब आप रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है। रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड जाती है। क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ, ये बात तो है। अब ली चार्टिलियस तो झूठ नहीं बोलेगा ना, ली चार्टिलियस तो झूठ नहीं बोलेगा ना, ली चार्टिलियस तो सही कहेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है, ली चार्टिलियस तो एकदम सही कहेगा। तो अब ऐसे में ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, जिस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन की है टोटल पीएच निकालने की या फिर टोटल H+ आयंस के कंसंट्रेशन निकालने की, ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका गलत है, बताओ। ठीक है, अब ये तरीका गलत है, आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके के अनुसार यहाँ पे आप ली चार्टिलियस प्रिंसिपल का उल्लंघन हो रहा है। ली चार्टिलियस प्रिंसिपल कहती है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड यानी कि पानी पानी ही रहना चाहेगा, वो टूटना ना चाहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है कैलकुलेशन से। तो इसका मतलब ये जो चीज़ हमने निकाली है, ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा, तो फिर अब ये कैसे करें? तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ एक नया साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब वो नए साइकोलॉजी को हम लोग मेथड नंबर 2 का नाम देते हैं। ये जो मैंने किया था ना, ये मेथड नंबर 1 है। मैंने पहले ही कहा था बहुत कंफ्यूज होगा। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन भी उतना अच्छा ना हो, मे बी इस पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा। फिर मेथड नंबर 2 क्या है? अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोग इक्विलिब्रियम पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? आयन ऐड कर रहे हैं, है ना। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? आयन ऐड कर रहे हैं। कौन सा आयन ऐड कर रहे हैं? जो उस क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। देयरफॉर कॉमन आयन इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल। कॉमन आयन इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, बराबर, विल बी एप्लीकेबल। समझ में आ रही बात? क्योंकि ली चार्टिलियर के हिसाब से तो आयन अगर आपने डाल दिया तो आयन के आने की वजह से रिएक्शन कहाँ गई, बोलो? बैकवर्ड चली गई। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या गड़बड़ हो रही है? क्या ली चार्टिलियर में कोई गड़बड़ है? नहीं। हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है? नहीं। हमने जो तरीका यूज़ किया है वो तरीके में गड़बड़ है। क्यों, क्या गड़बड़ है उस तरीके में? हमने कॉमन आयन इफेक्ट को कंसिडर ही नहीं किया। तो जब इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे अगर आप कोई कॉमन आयन ऐड कर रहे हो तो प्लीज डोंट यूज दिस अबोव कैलकुलेशन। ठीक है, प्लीज डोंट यूज दिस अबोव कैलकुलेशन। फिर कैसे करेंगे वो मैं सिखा दूंगी। ठीक है, वो मैं सिखा दूंगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट प्लीज डोंट यूज अबोव कैलकुलेशन। आपको वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ नियम कायदे वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? लागू करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारे 6वें पॉइंट पे। ये हो गई आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है? टोटल 5। ठीक है, ये तो एक ऐसी थी कि इसमें हम लोगों ने यहाँ तक डिराइव किया, फिर ये किया, और ये वाला एक थोड़ा सा अलग पार्ट में हम वहाँ पे घुस गए थे। अब जो 6वीं प्रॉपर्टी है, 6वीं प्रॉपर्टी आपकी उसी के जैसी है। अभी हम लोगों ने ऊपर 55.55 मोलैरिटी प्योर वाटर की कैलकुलेट की थी ना, अभी उसी सेम प्योर वाटर का आपको DOD भी कैलकुलेट करना है। वैसे तो स्टैंडर्ड वैल्यू पूरी दुनिया को याद होती है, बट आपको अभी DOD प्योर वाटर का भी निकालना है, और निकालने के बाद आप उसको याद कर लो, बस खत्म। DOD और प्योर वाटर। अब सुनो, बताओ उस पर्टिकुलर ऊपर में जहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन किए थे, इस कैलकुलेशन में मोल्स ऑफ वाटर कितने थे? 1000/18 थे। ठीक है, यानी कि आपके पास पानी के मोल्स कितने थे? 1000/18 थे। DOD यानी कि अल्फा क्या होता है? DOD यानी कि अल्फा क्या होता है? कितने मोल्स डिसोशिएट हुए
डिवाइडेड बाय कितने मोल्स आपने इनिशियली लिए थे, यही होता है। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁷। अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम कर लूँ तो मोल्स भी कितने हुए H प्लस आयंस के, 10⁻⁻⁷। H प्लस आयंस यानी कि प्रोडक्ट यानी कि कौन, प्रोडक्ट यानी कि X, जैसे H2O इक्विलिब्रियम में है H पॉजिटिव और OH निगेटिव के साथ, इनिशियली 10⁻⁻14 था, ये 0 0 थे, इक्विलिब्रियम आते आते ये सिचुएशन हो गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये क्वांटिटी A माइनस एक्स है, ये क्वांटिटी X है और ये क्वांटिटी X है, बराबर कह रही हूँ ना। हाँ, तो यानी कि मोल्स डिसोशिएटेड कितने हैं, 10⁻⁻⁷। और इनिशियल मोल्स आपने कितने लेके रखे हैं, इनिशियल मोल्स आपने कितने लेके रखे हैं, 1000 डिवाइड बाई 18 यानी कि 55.55। अब इसकी अगर तुम कैलकुलेशंस करोगे तो प्योर वाटर का जो DOD है ना वो तुम्हारे पास निकल के आएगा 18 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 18 इंटू 10⁻⁻10। परसेंटेज में नहीं निकाला मैंने, तुम चाहो तो परसेंटेज में निकाल सकते हो। ये होता है प्योर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है इसका, ये DOD। ठीक है, DOD 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसके अलावा एक मैं तुम्हें 7वां पॉइंट भी बताती हूँ। 7वां पॉइंट सुनो, बस अभी आखिरी है। अब हम लोग निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वाटर। अब ये किस बला का नाम है, एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वाटर? सुनो, जब हमने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था तो वहां पे बहुत ही प्यार भरी भाषा में कहा था कि जब भी कोई लेफ्ट साइड में H2O दिखे, जब भी कोई प्योर सॉलिड दिखे, कोई प्योर लिक्विड दिखे, यार उसको इग्नोर करके ना 1 ले लो। 1 आता नहीं है, 1 हम लोग लेते हैं। इसी सेम वीडियो क्लास में मैंने ऊपर भी यही चीज कम से कम 10 बार रिपीट की है। बट अब मान लेते हैं तुम में से कोई इंसान अड़ गया, जाओ मैडम मुझको लेना ही नहीं है 1, मैं नहीं लूंगा। आप क्या कर लोगे? तो मैं उसमें क्या करूंगी यार, मैं तो बोलूंगी ठीक है जा ना ले। हाँ, मैं बोलती हूँ ना ये H2O को डिनोमिनेटर में मत लिखो, इग्नोर कर दो, वो अड़ गया, नहीं मैं तो लिखूंगा। तो ऐसे लिखने वाले इंसान ने मान लो लिख दिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू लिख दी उसको 1 ना मानते हुए, तो ऐसे में उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 55.55 निकाल के रखें पॉइंट नंबर 3 में। और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी है। अब इस चीज को जब तुम कैलकुलेट करोगे और जो आंसर तुम्हारे पास आएगा, दैट आंसर इज नोन एज एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट। मतलब इतना डिसोशिएशन कांस्टेंट पानी का आना चाहिए था। अगर हम उसको क्या नहीं करते, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 1 अगर नहीं लेते तो इतना आना चाहिए था। ठीक है, बस खत्म। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज और वाटर वाली चीज समाप्त करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम एसिड के डिसोशिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, बेस के डिसोशिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और एसिड, बेस और वाटर इन तीनों के डिसोशिएशन कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि पानी आपका एम्फोट्रिक या एम्फीप्रोटिक होता है। वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, आपके लेविस के अकॉर्डिंग तो देखो यार बेस होता है। डिस्टिल वाटर में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। मोलैरिटी प्योर वाटर की 55.55 होती है। वैसे ही प्योर वाटर का DOD 1.8 इंटू 10⁻⁻10 होता है और एब्सोल्यूट डिसोशिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻16 होता है। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW कितना आता है, 10⁻14। H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी आती है, 10⁻7, 10⁻7। pH कितना, POH कितना आता है, 7 और 7। ठीक है, अच्छा KW क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। क्या KW और क्या आपका K इक्विलिब्रियम सेम होते हैं क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं होते। क्या ऑटो आयनाइजेशन से पानी का लिखा जाता है? नहीं, आप और भी बहुत सारे लोगों का लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 2-3 एग्जाम्पल दिए। टेम्परेचर बढ़ाने से KW पे क्या असर पड़ता है वो लिख के दिया गया है। रिएक्शन एंडो ही क्यों हुई उसको समझाया गया है ताकि तुम किसी और को भी समझा पाओ। कभी दिमाग में तो शक रखना ही मत कि पानी का टूटना या फिर किसी दूसरे स्पीशीज का भी ऑटो आयनाइजेशन एक्सो होगा। ऑटो आयोनाइजेशन विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक प्रोसेस।
हाँ, ये वाला पार्ट ऐसा हो सकता है जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि यार कंफ्यूज हो गए, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आप नहीं भी समझ में आए तो जस्ट इग्नोर इट। उसमें हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब न्यूमेरिकल्स में ऑटोमेटिकली चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, चलो तो अभी इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, उसको कंप्लीट करके फिर परसों से हम लोग पीएच पढ़ना शुरू करेंगे। परसों भी क्यों, कल से ही नहीं, हाँ कल हमें टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ने हैं और उसके अलावा हाँ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है और कल से पीएच का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। बिल्कुल, कल से पीएच का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पीएच बाद में शुरू करेंगे परसों से। ठीक है।